हाफ ईयरली एग्जाम एक एग्जाम नहीं बल्कि आपकी फर्स्ट और रियल रिहर्सल होगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर फुल स्कोर करना चाहते हैं तो अगले 5 to 7 मिनट्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, आपको आपकी क्लास का टॉपर बना सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले 5 to 7 मिनट्स के अंदर मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम का एक ऐसा मास्टर प्लान बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या मैं ये भी कहूं कि फुल स्कोर कर सकते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिसको हर एक टॉपर जो है फॉलो करता है और इसी को फॉलो करते हुए अपने हर एग्जाम के अंदर वो अच्छा स्कोर कर लेता है। अगर आप भी अपनी क्लास का टॉपर बनना चाहते हो तो बस नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स मेरे साथ इस वीडियो को देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त शेयर भी कर देना है, ताकि जो बच्चा आज एवरेज है कल को वो टॉपर बन जाए। अपने हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ, जो स्ट्रेटेजी मैम ने बताई थी उसको फॉलो करके हमने आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर फुल स्कोर कर लिया। ठीक है, कॉमेंट में लिखकर बताइएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कितना टारगेट कर रहे हो, कि कितना आपको परसेंटेज आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगी अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या होती है वगैरह वगैरह, तो इसको फॉलो करना है जो भी मास्टर प्लान बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी स्मार्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से बार बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, अभी आपको स्मार्ट वर्क पर खेलना है, स्मार्ट वर्क पर काम करना है। स्मार्ट वर्क कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे चैप्टर को, ठीक है, पूरे चैप्टर को जैसे हम कहते भी हैं कि एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी जाकर के आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप हो पाएगी और साथ में अच्छे जो मार्क्स लेने की उम्मीद है, कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप उम्मीद लगा सकते हो। तो यहां पर अभी आपने स्कूल के अंदर जो भी पढ़ा, जितने भी चैप्टर पढ़े, ठीक है, अभी आपने वो पढ़ लिए हैं। पढ़ने के बाद अभी आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपने वो चीज पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरा कहने का मतलब है कि अभी उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आपने फोकस करना है जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। कहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो बच्चा, सबसे पहले आपने काम करना है, एनसीईआरटी को आपने पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही स्कूल में आपको पढ़ा दिया होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आपके 6 चैप्टर तक पढ़ा दिया होगा। और हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बता देना कि हिस्ट्री के अंदर आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि एक सही आइडिया हमें लग सके और उस तरह की प्रिपरेशन आपको करवा सके। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपने। एनसीईआरटी पढ़ तो ली, अब उसके क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने उठाना है। अब बोलोगे मैडम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बेटा, हर एक चैप्टर के अंदर 80% ऐसा पार्ट होता है, ये चैप्टर है आपका, 80% ऐसा पार्ट होता है जो हमें सिर्फ समझाने के लिए दिया गया होता है, और 20% ऐसा पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी 20% वाले पार्ट पर ही हमें फोकस करना है। ठीक है, आपको मैं बताती भी रहूंगी क्लास के दौरान कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर फॉलो करना, राइट। उसके अलावा यहां पर जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, अब अपने क्या करना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने। अब बोलोगे मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें कहां से पता चलेंगे, पीवाईक्यू से पता चलेंगे, सैंपल पेपर से पता चलेंगे, और इवन आपकी क्लास में टीचर ने भी बताया होगा कि बेटा यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं टीचर को पता होता है, ये उनका एक्सपीरियंस बोलता है, लेकिन बच्चे जो हैं, स्टूडेंट इसको लाइटली लेते हैं। लेकिन ये बात सही है कि टीचर को पता होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, तो उनकी बातों पर ध्यान दे दिया करो। और यहां पर मैं भी आपको बताती रहूंगी कौन कौन से हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको उस पर अच्छे तरीके से फोकस करके उसको लर्न करना है, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना तो छूटे आपका और ना ही वो गलत हो। उसके बाद यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें यह पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां से बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से पता चलती है। और पीवाईक्यू से साथ में यह भी पता चलता है कि यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो हर साल, मान लीजिए एक टॉपिक है, उससे हर साल क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो चेंज कर देते हैं, उसकी वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं। तो कैसी वर्डिंग्स चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमें रेफरेंस जो है कहां से मिलता है, पीवाईक्यू से मिलता है। उसके बाद यहां पर रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सेम डे आपने पढ़ा, फर्स्ट डे आपने पढ़ लिया, फिर क्या करते हैं, उसको बुक को बंद कर देते हैं, बुक को क्लोज करने के बाद चलो यार छुट्टी,
ठीक है, मतलब कि हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया, चलो बुक बंद करो और साइड में इसको रख दो। ये गलती आप मत करना। जितनी बार रिवीजन होगी उतनी ही ज्यादा परफेक्शन आएगी, उतनी ही बार परफेक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। तो यहां पर एक चीज को आपने एक बार नहीं पढ़ना है, एक चीज को आपने 10 बार पढ़ना है, जिससे कि परफेक्शन भी आए, कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बिल्ड होगा और कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए कहावतें बनाई गई है, क्योंकि ये कहावतें कहीं ना कहीं जो है वो हम सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं फॉलो द 3-2-1 रूल। अब मैडम ये 3-2-1 रूल क्या होता है? 3-2-1 रूल का मतलब होता है यहां पर थ्री पार्ट्स लर्न। ठीक है, 1 ब्रांड न्यू टॉपिक स्टडी इन द डेप्थ। अब आपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को आपने क्या किया है, आपने उसको उठा लिया और उसकी डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए आपको उसने लाइन बाय लाइन पढ़ा। ठीक है, मतलब आपने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या हो गया, आपको एक तो डेप्थ में आपको उसकी नॉलेज हो गई है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से या उस टॉपिक से तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या करना है तो 3 पार्ट्स लर्न। लर्न का मतलब ये नहीं कि आपने उसको रट्टा लगाना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, जस्ट रीडिंग नहीं मारनी है उसकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट यानी कि टू पार्ट रिवाइज करना है। तो गो बैक ओवर द ओल्ड टॉपिक्स ऑलरेडी कवर। तो जो आपने पढ़ लिया है अब आपने उसको क्या करना है, उसको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, तो रिवाइज कर लिया मतलब यहां पर तो आपने पूरा उसको डेप्थ में पढ़ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब उसी टॉपिक को आपने रिवाइज करना है, मोटा मोटा रिवाइज करना है, पूरा नहीं पढ़ना भी। उसके बाद यहां पर 1 पार्ट में अंदर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर एमसीक्यूज और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो लॉन्ग आंसर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज आपके बोर्ड प्लस अपने सीयूटी के लिए दोनों में काम आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3-2-1 स्टडी मेथड, यानी कि आप जो है हर एक चैप्टर के टॉपिक को आपने 3 टॉपिक उठा लिए, 3 टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। अब लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आपको यह पता चला होगा कि कहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपने उसको अंडरलाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, हाईलाइट नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि वही चीजें जब आप रिवाइज करो तो उसको पढ़ सको। उसके बाद में आपने क्या करना है, उसी सेम उसकी टॉपिक की आपने क्या लगाने हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। खत्म। अब आपने 3 टॉपिक लर्न किए थे, 3 टॉपिक आपने सीखे थे, तो उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लिख करके देखने, राइटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, डेली स्टडी प्लान। तो डेली स्टडी प्लान यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 आवर्स आपने क्या करना है, कंप्लीट 1 चैप्टर। ठीक है, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब बोलोगे मैडम हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, 2 घंटे में कैसे कवर हो जाएंगे? मैंने ये नहीं कहा कि आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है, वो चीज पढ़नी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने उन इंपॉर्टेंट चीज को यहां पर रिवाइज करते हुए आपने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। जो भी आपने उसमें देखी कि उसमें बहुत सारी हेडिंग्स आई हुई हैं, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, आपने इन्हीं पर ही फोकस करना है, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, तो इसी को ही आपने पढ़ना है, जिससे कि सारा का सारा वो टॉपिक रिकॉल हो जाए, आपको याद आ जाए कि इसमें क्या था। उसके बाद 1 आवर में क्या करना है, आपने आंसर राइटिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग में लॉन्ग आंसर्स को जरूर लिख कर देके देखिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। आपको ही पता है कि हिस्ट्री में 24 मार्क्स के ये लॉन्ग आंसर्स होते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिस किसकी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। वही एमसीक्यूज जो आपकी हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के अंदर 21 आते हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो आपको सीयूटी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट। तो ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से एकदम जो है, मतलब इसमें ऐसा होता है कि गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक तरफा होते हैं, तो इन पे भी आपने फोकस करना है। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद 1 आवर आपने क्या करना है, रिवीजन फॉर द प्रीवियस चैप्टर। अब आपने 1 घंटा जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, और 30 मिनट्स क्या करनी है, क्विक नोट्स एंड द मिस्टेक रिव्यू। अब जब क्विक नोट्स आपने क्या, जो आपने अंडरलाइन किया था, ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद जो आपने उसमें नोटबुक में नोट डाउन किया था, बस उसी को रिवाइज करना है। 30 मिनट में इतना तो कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब आप क्वेश्चन लगाते हो एमसीक्यूज की, मान लो आपने प्रैक्टिस करी और आपने 20 एमसीक्यूज लगाए, 20 में से मान लो आपके 5 एमसीक्यूज जो है वो गलत निकले। अब गलत क्यों निकले, कैसे निकले, उन मिस्टेक्स को आपको रिव्यू करना है। ठीक है, रिव्यू करने का मतलब यह कि वो गलती आपकी बार बार नहीं होगी, वो गलती आगे जाकर नहीं होगी। जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा या आपका हाफ ईयरली एग्जाम आएगा या क्लास टेस्ट होगा, तो एक गलती को ऐसा करो कि जो गलती हो गई है उसको दोबारा नहीं रिपीट करना है। तो उन गलतियों को रिव्यू करने के लिए उसको नोटबुक में लिखे कि मेरी गलती यहां पर हुई थी। वो बार बार जब भी नोटबुक खोलोगे वो आपको याद दिलाएगा कि गलती यहां करी थी, तो आगे गलती नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो वो सारी चीजें आपने करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, 7 डे रिवीजन साइकिल। अब ये 7 डे रिवीजन साइकिल क्या होता है, मतलब आपने डे 1 के अंदर स्टडी द चैप्टर, तो आपने चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, मान लो आज पढ़ा आपने चैप्टर, उसके बाद डे 2 यानी कि कल आपने क्या करना है, रिवाइज फॉर द 15 मिनट्स ओनली, सिर्फ उसकी हेडिंग्स देखनी है, ठीक है, कि ये इस चैप्टर के अंदर है, कुछ नहीं करना है, यहां पर आप पढ़ चुके हो। उसके बाद में आपने क्या करनी है, हेडिंग सब हेडिंग्स देखनी है। उसके बाद क्या करना है, डे 4 के अंदर, डे 3 हो जाए वो क्रॉस हो गया, कुछ नहीं करना है डे 3 के अंदर। जब आप डे 4 पे आते हो तो यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डैम श्योर वो सारी चीजें आपकी रिकॉल होती चली जाएंगी, ठीक है, कहां पर गलतियां हुई है, कहां पर नहीं हुई है, वो सारी चीजें भी आपको पता चलेगी। और उसके बाद है 5 और 6, इन दोनों डेज को क्रॉस कर दीजिए। 7 डे को आपने क्या करना है, फाइनल रिवीजन करनी है, बस। यानी कि एक टॉपिक को, एक चैप्टर को आपने क्या कर दिया, एक टॉपिक को आपने उसके 4 साइकिल्स जो है वो आपने रिवाइज करे। मतलब 4 दिन ऐसे अपने रख लो, एक दिन पढ़ा आपने, दूसरे दिन 15 मिनट उसको रिवाइज कर लिया, तीसरे दिन आपने क्या करना है, तीसरे दिन आपने उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और 4th डे को क्या करना है, 4th डे को उसकी फाइनल रिवीजन करनी है। जब आप ये 4 दिन फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी, भूलोगे नहीं कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा उसको बंद करके रख दिया। एक टॉपिक को जब आप 4 बार रिवाइज करोगे, 4 बार उसको पढ़ोगे, तो परफेक्शन आप खुद सोचो जरा किस में आएगी, एक बार पढ़ने में या 4 बार पढ़ने में। आप बोलोगे मैडम 4 बार पढ़ने, बस यही चीजें आप करनी है। समझदार तो हो तुम, वैसे तो पता है मुझे, ठीक है। अब उसके बाद जो मिस्टेक्स करते हो वो क्या करते हैं बच्चे, रीडिंग विदाउट राइटिंग, रीड करते रहते हैं। यार मैम ने बोला था रीडिंग करनी, हमने रीडिंग कर ली। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के कोई भी चीज जो है हमें पक्की नहीं होती है, दिमाग में बिल्कुल बैठती नहीं है। जब हम उसको लिख लिख के करते हैं तो हमें ये पता होता है कि यार हमने ये लिखा था, ठीक है। तो इससे लिखने से देखो बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, अगर गंदी संदी भी है तो, ठीक है, और अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, क्या लिखना है आपको ये पता चल जाएगा, कैसे लिखना है ये पता चल जाएगा, एक आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपको ये पता चल जाएगा। टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है वो आप सीख जाओगे, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो राइटिंग के काफी सारे प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते हैं लेकिन राइटिंग नहीं करते, जो गलती आप नहीं करोगे। तो आपने राइटिंग को मस्ट करना ही करना है। स्किपिंग द एनसीईआरटी, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। कोई रेफरेंस बुक ले ली, ठीक है, या क्वेश्चन बुक ले ली कोई भी, जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे। अरे भाई, जब तक आपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं जो कि आप एनसीईआरटी से समझोगे, तब तक आप क्वेश्चंस कैसे लगा सकते हो। डायरेक्ट जाकर के, और जो क्वेश्चंस की बुक होती है, जो भी रेफरेंस बुक होती है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दिए होते हैं, डायरेक्ट जाकर उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसी गलती मत करना। पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, देन उसके बाद में क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो तरीका तो यही कहलाता है ना। उसके बाद में स्टडिंग 1 सब्जेक्ट ऑल द डे। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहते हैं। आप तो नहीं करते हो ना, ये करना भी मत, ठीक है। तो आपने थोड़ी थोड़ी मतलब चेंज करते रहना है। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर टाइम है, ज्यादा पढ़ने में मन कर रहा है तो उसका 3 उठा लो। तो कहने का मतलब ये कि आप उसको चेंज करते रहिए। एक सब्जेक्ट को डेली पूरा दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिविंग रिवीजन फॉर द लास्ट वीक। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार लास्ट वीक रिवाइज करेंगे, पढ़ तो लिया है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ले, चलो छोड़ो, जब एग्जाम आएगा तो लास्ट वीक हम रिवीजन करेंगे। ये गलती मत करना। टाइम टू टाइम जो मैंने आपको डे साइकिल बताया ना, उसी के दौरान जो है उसी को फॉलो करते आपने हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। 4 बार रिवाइज करना है। मैं 4 बार रिवाइज की भी नहीं कह रही, एक दिन तो आपने पढ़ाई जो कि आप उसमें भी करोगे, तो 3 दिन आपको, सेकेंड डे आपको जो है 4th डे और आपको 7th डे, ठीक है, तो आपने करना है। उसके बाद में जब लास्ट वीक आएगा तो हम उसको फाइनल टच दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इग्नोरिंग द वीक टॉपिक, जो आपके टॉपिक वीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो भक्ति सूफी ट्रेडिशन है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन मुश्किल है नहीं इतना, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, वीक टॉपिक्स को अवॉइड मत कीजिए। देखो मेरा ये मानना है, और ऐसे कहा भी जाता है कि जिस चीज से हम ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज उतनी ही ज्यादा हमारे पीछे आती है। बात तो सही है ना। तो जितना आप प्रॉब्लम से, ठीक है, भागेंगे, वो प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा आपका पीछा करेंगी। उसको फेस करना सीखिए। उसको फेस करोगे, डट कर उसका मुकाबला करोगे, तो डेफिनेटली वो उड़नछू हो जाएगी। तो आपने वीक टॉपिक्स को क्या करना है, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, इंप्रूव करना है। और इंप्रूव करने के लिए आपको फिर से अगर आपको रिवाइज करना पड़े, स्टडी करना पड़े, तो आप कीजिए, लेकिन अपने आप से भागिए मत वीक टॉपिक्स को लेकर के। यार बहुत बोरिंग है, बहुत वीक है, यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कब तक नहीं करोगे, आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, लेकिन वो चीजें आपको प्रॉब्लम में वो चीजें जो है वो एग्जाम में फेस करनी पड़ेगी। इसलिए उन चीजों से भागिए मत, बल्कि उन पर जितना ज्यादा हो सकता है फोकस होकर पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉलो द लास्ट वीक स्ट्रेटेजी। जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, तो उस हाफ ईयरली एग्जाम में लास्ट वीक में आपने क्या करना है, सबसे पहले रिवाइज द शॉर्ट नोट। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स की नोटबुक बनाई है, उसको हाईलाइट किया था, पढ़ते टाइम में अंडरलाइन किया था, तो वही चीजें अब हमें रिवाइज करनी है।
सॉल्व द वन सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज डेली। आपने एक सैंपल पेपर या एक पीवाईक्यू जो है जरूर जोर से सॉल्व करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो पीवाईक्यू से पता चलेगा और आपके सैंपल पेपर से। और ऐसा होता है जब आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से, कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर से ले लेती है। ठीक है, अब प्रैक्टिस विद अ टाइमर। टाइमर अपना नोट करके बैठो। ठीक है, 3 घंटा अपने आप को बिल्कुल बैठा दीजिए और 3 घंटे के अंदर मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो 3 घंटे आप नहीं भी बैठ सकते हो, ठीक है, 50-10 रूल फॉलो कर सकते हो। तो 50 आपने क्या किया, 50 मतलब मिनट आपने क्या किया, उसको बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर बोरियत फील हो रही है, वैसे तो अपने स्टिक रहना ही है, क्योंकि 3 घंटे बेटा आपने वहां पर बैठकर भी अपना एग्जाम देना ही देना है, तो उसके बीच में तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, उठ करके भाई पानी पीने चले गए या इतना टाइम जो है दोस्तों के साथ स्पेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। वो 3 घंटे बैठकर आपने एग्जाम देना ही देना है। तो मेरा ये मानना है कि 50-10 रूल को फॉलो भी ना करो तो बहुत अच्छी बात होगी। 3 घंटे अपने लगातार बैठ करके अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। स्लीप 7 to 8 आवर्स। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के चक्कर में नींदें भी अपनी खराब कर लेते हैं और यहाँ पर फिर थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है। जब नींद कंप्लीट नहीं होते तो इससे काफी सारी मतलब हमारी जो हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। तो 7 to 8 आवर्स की अपने कंप्लीट स्लीप लेनी है, कंप्लीट नींद लेनी है, ताकि दिमाग भी फ्रेश रहे और चीजें जो हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी सीख जाए। ठीक है, उसके बाद में स्टे काम एंड द कॉन्फिडेंट। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, यार मेरा तो ये नहीं हुआ, यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए। नहीं, ये सारी चीजें हमें डराने के लिए होती है, ये हमारे दिमाग की सोच होती है। आप जब अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे कि हाँ मेरे को तो सब कुछ याद है और थोड़ा बहुत जो भूल गया हूँ ठीक है उसको रिवाइज कर लूंगा, उसको फिर से पढ़ लूंगा, तो चीजें फिर से याद आ जाएगी। इसी चीज से ही क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको आपकी जीत दिलाता है, आपको आपकी सक्सेस दिलाता है, आपको आपके गुड मार्क्स दिलाता है। तो आपने क्या करना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। जो नहीं आता है ठीक है उसको रिवाइज कर लो। जब रिवाइज कर लोगे तो अलग से ही कॉन्फिडेंस आएगा। देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं एग्जाम में। एक तो वो बच्चा होगा जो थोड़ा सा सैड फील कर रहा होगा क्योंकि उसको पता है कि उसने रिवाइज नहीं किया, उसने पढ़ा नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस बात को लेकर टेंस है। एक वो बच्चा है जिसने जो है वो पढ़ा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, राइटिंग भी करी, सब कुछ किया। वो बच्चा देखना कितना कॉन्फिडेंट हो, अलग ही चमक होती है यार उसके चेहरे पर। ठीक है, तो वो चीजें, वो स्माइल, वो कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पर होना चाहिए, वी वॉन्ट। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें कर लिए। तो ये लास्ट वीक का प्लान है। ठीक है, अब यहां पर फाइनल फॉर्मूला क्या है, एनसीईआरटी रिवीजन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू 95% प्लस परफॉर्मेंस। 4 चीजों पे वर्क करना है। कंक्लूजन अगर मैं इस पूरी पीपीटी का दूं तो एनसीईआरटी ठीक है पढ़नी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको बताया है उस पर कंसिस्टेंट रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बार ब्रेक हो जाती है तो फिर वो बहुत सारी चीजें जो है वो बैकलॉग्स बन जाती है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है और फिर इकट्ठी होकर के वो बर्डन फील होता है। ये काम आप मत कीजिएगा, थोड़ा पढ़ो लेकिन जरूर पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाकर रखो। वो कछुए और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी ना, तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है तो वहां पर वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है कि यार अभी तो कछुआ जो है बहुत लेट आएगा, लेकिन कछुए ने अपनी रफ्तार जो है वो नहीं छोड़ी, चाहे वो धीरे चलता है लेकिन वो कंटिन्यू चला और वो रेस जीत गया। सेम यही चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप इसका वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, आपका प्री बोर्ड है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है और आने वाला सीयूटी एग्जाम है, अगर इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं तो ये है अल्टीमेट 2.0। ये फ्रेश बैच है जो कि जो है वो स्टार्ट होने वाला है 3 अगस्त से। ठीक है, तो इसको चल करके फटाफट से क्या करना है, आपने एनरोल करने है। और अगर आप महापैक में एनरोल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि महापैक के अंदर सभी बैचेस का, ऑल बैचेस का एक्सेस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि CUET के एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें बोर्ड भी निकल जाएगा, जिसमें आपका प्री बोर्ड भी निकल जाएगा, जिसमें हाफ ईयरली भी निकल जाएगा, जिसमें CUT भी एग्जाम निकल जाएगा। और 14 बुक्स आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएंगी, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज, योर डोमेन एंड योर GAT। ठीक है, सारी की सारी बुक आपको घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489 और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपको बताती रहती हूँ। कहाँ पर मिलेगा ये, आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो एंड्रॉइड फोन से आपने क्या करना है, एंड्रॉइड फोन से आपने अड्डा 24/7 सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अड्डा 24/7। ठीक है, आपने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका अल्टीमेट 2.0 बैच, चाहो तो आप महापैक को, चाहो तो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, मैंने अल्टीमेट 2.0 बैच इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
यहाँ पर Y489 कूपन कोड लगाओगे और इसमें एनरोल कर जाओगे, ठीक है। ये आपको इतने का डिस्काउंट मिल गया। और अगर आप महापैक को कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। महापैक को यहाँ पर बाय नाउ करना है, बाय नाउ करने के बाद में Y489 कूपन कोड लगाना है और इसमें एनरोल कर जाना है, ठीक है। जिसमें कि 12 मंथ की वैलिडिटी पर आपको 7,916 रुपीज़ के अंदर आपको 12 महीने की वैलिडिटी पर ये कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सारी बुक्स भी प्रोवाइड की जाएगी, PYQs, मॉक टेस्ट, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि इस बार का कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। सो इस बड़े से कॉम्पिटिशन को बीट करने का एक ही तरीका है, वो है महापैक, ठीक है। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।